Okay, so let us begin with the revision for refraction of light through plane surfaces. बहुत सिंपल चैप्टर है, आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, बट एक बार वापस हम सारी चीज़ें गो थ्रू करेंगे. ठीक है, एक एक एस्पेक्ट आप पढ़ोगे इसका. ठीक है, हम स्टार्ट करते विद द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, हमने पूछा कि भैया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? इट मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट. मैंने आपको बताया था, इसके लिए आप याद रख सकते हो. कोई भी पूछा क्या बोलेंगे? बोल. हाँ भैया बोला था बोल. बोल स्टैंड्स फॉर बेंडिंग ऑफ लाइट. क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट. अरे सर बेंडिंग ऑफ लाइट, बात तो आपने बराबर बोली, बट ये बेंडिंग ऑफ लाइट कब होगी? कब होगी? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा. बट वो मीडियम कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट. कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट. समझा? ठीक है, और वो भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से ट्रांसपेरेंट मीडियम में उनके बीच में डेंसिटीज का डिफरेंस होना चाहिए. कौन सी डेंसिटीज की बात की थी? ऑप्टिकल डेंसिटीज. कौन सी डेंसिटीज की बात की थी? ऑप्टिकल डेंसिटीज की बात की थी. आपको वापस एक बार रिवाइज करवा देंगे क्या होता है वो सब चीजें. ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे एक मेरे पास ग्लास एयर इंटरफेस है. क्या है बेटा? ग्लास एयर इंटरफेस. ठीक है, इस इधर देखो, ये जो है ये सरफेस है, ग्लास की सरफेस है. ऊपर की तरफ एयर है, नीचे की तरफ ग्लास है. बराबर भैया? ठीक है, अब इस पे ध्यान देना, थोड़ा सा समझ लेंगे क्या हो रहा है. ठीक है, एक रे ऑफ लाइट आ रही है. कैसे इंसिडेंस हो रही है बच्चे? ओब्लिकली. ये कैसी इंसिडेंस है? ओब्लिक इंसिडेंस है. कैसी इंसिडेंस है बच्चा? ओब्लिक इंसिडेंस. तो व्हेनेवर रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ओब्लिकली, ठीक है, ऑन अ सरफेस ऑफ अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम. ठीक है, ऑफ अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम. एयर कैसी है? एयर भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है. और ग्लास भी कैसी है? ग्लास भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है. बट एयर कैसी है? एयर इज ऑप्टिकली रेरर. एयर इज ऑप्टिकली रेरर मीडियम. ये बात समझ में आ रही है? एंड ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. समझ में आ रही है बात? ठीक है, ऑप्टिकली का मतलब क्या होता है भैया? ठीक है, ट्रांसपेरेंट है और डेंसर है, ये बात हुई. हाँ, ऑप्टिकली रेरर का मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंट है और रेरर है, हल्की है. हल्की है ना. एयर कैसी होती है बेटा? हल्की होती है ना. ठीक है, और ग्लास कैसी होती है एयर के कंपैरिजन में? भारी. ले भारी. समझ में आई कि नहीं बात? ठीक है, बैठा दिमाग में क्या बोल रहा हूं? ओके ओके. तो जब हल्के मीडियम से भारी मीडियम में जा रही है ना, दैट इज रेरर टू डेंसर. जब भी जा रही है रे ऑफ लाइट, तो यहां पे इस पॉइंट को, ठीक है, देखो ये ए से बी, ए बी इज द इंसिडेंट रे, और इस बी को हमने क्या कह दिया? बी को हमने क्या कहा था? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. क्या कहा था? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ठीक है बच्चे? ओके, अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के थ्रू यहां पे आप एक चीज ड्रॉ करते हो, उसे हम क्या कहते हैं बच्चा? नॉर्मल कहते हैं. ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ किया जाएगा. ओके, प्लीज बैठ जाइए. थैंक यू सो मच. ओके, हाँ, तो अब क्या होगा? क्या होगा? रे ऑफ लाइट, अगर मान लो यहां पे ये ग्लास आती ही नहीं, तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे सीधी 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 चली जाती. बराबर, सीधी सीधी चली जाती. बट हुआ क्या? हुआ क्या? ये रे ऑफ लाइट क्या हुई? ये रे ऑफ लाइट क्या हुई भैया? ये रे ऑफ लाइट हुई बेंड, वो भी टुवर्ड्स द नॉर्मल. बराबर, आपको सारे रूल्स पढ़ाए थे मैंने, याद है? ठीक है, ए बी आपकी इंसिडेंट रे है. ए बी आपकी कौन है? इंसिडेंट रे. ठीक है, इंसिडेंट रे. ओके, और ये जो आपकी बीसी वाली रे है, ये बीसी वाली रे की नाम क्या है? रिफ्रैक्टेड रे. क्या नाम है बच्चा? रिफ्रैक्टेड रे. बराबर? ठीक है, ओके. इस डायग्राम को जरा मैं यहाँ पे ध्यान से बना लेता हूँ थोड़ा अच्छे से, ताकि आप समझ पाओ कि क्या हो रहा है. ठीक है, ये आपकी ग्लास एयर इंटरफेस, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आई. ठीक है बच्चे, यहाँ पे आपने क्या ड्रॉ करी? नॉर्मल ड्रॉ करी. रे ऑफ लाइट जानी चाहिए थी सीधी सीधी, बट हुई क्या? हुई क्या? बेंड हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल. बेंड हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल. अब ये एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है, ठीक है, जो आपका इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बन रहा है, उस एंगल की नाम क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस. क्या नाम है बच्चा? एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, ओके, बैठ जाइए बच्ची. ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, किसने भी आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन पूछी तो क्या बोलोगे? द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, अब ये जो एंगल यहां बन रही है, ये आर जो है, ये आर की एंगल की नाम क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. क्या नाम है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. समझ में आई कि नहीं बात? ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंड हुआ लाइट, है ना. कितना बेंड हुआ विथ रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल, है ना. नॉर्मल के साथ में जो एंगल बना रहा है रिफ्रैक्टेड रे, कौन सा रे बना रहा है? रिफ्रैक्टेड रे. जो एंगल बना रहे नॉर्मल के साथ में, उसे हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. और इंसिडेंट रे जो एंगल बना रहे नॉर्मल के साथ में, उसे हम क्या कहेंगे?
एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी आप यहां पे ध्यान से देखो, ये लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रही थी, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही थी, राइट है ना। ऊपर कौन रखा था मैंने, ऊपर मैंने रखी थी एयर, नीचे मैंने क्या रख दी थी बच्चे, ग्लास, बराबर। एयर से ग्लास ट्रेवल कर रही थी, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, लाइट हैज बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट कहां बेंड हुई है, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है। ये बात समझ में आ रही है, जो आपकी लाइट है वो किधर बेंड हो चुकी है, नॉर्मल की तरफ, ठीक है। तो व्हेनेवर रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, ठीक है, जो बेंडिंग ऑफ लाइट होती है वो होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। कैसी होती है बच्चे, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये चीज आप याद रख सकते हो हमेशा, ठीक है। अच्छा, अब इस केस में आप देखो, ये आई वाला एंगल देखो, ये आई वाला एंगल देखो और ये आर वाला एंगल देखो, इन दोनों में से कौन सा एंगल बड़ा है, आई बड़ा है या आर बड़ा है, अच्छे से बोलो, क्या बड़ा है, अरे आवाज नहीं आई, आई बड़ी है, बराबर बच्चे, ठीक है। तो आई इज ग्रेटर देन आर जब लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है ना, जब कैसे ट्रेवल कर रही है, रेयर से डेंसर ट्रेवल कर रही है ना। अभी देखो ये जो एंगल बन रही है, रिफ्रैक्टेड रे और इसके बीच में एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, इसे हम क्या कहते हैं, एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रही है, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिविएशन। क्या कहते हैं बेटा, और उसको मैं डिनोट करता हूं डेल से, किससे डिनोट करता हूं, डेल, ठीक है। डेल, ये जो डेल होती है, डेल स्टैंड्स फॉर एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक है, डिविएशन, ठीक है बच्चे, ओके ओके, याद रखेंगे इस चीज को हम लोग हमेशा, हाँ। एंगल ऑफ डिविएशन इज द एंगल बिटवीन द एक्चुअल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे, ठीक है, एंड द रिफ्रैक्टेड रे, या तो आप बोल सकते हो इट इज द एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे विद द इंसिडेंट रे ट्रेस्ड फॉरवर्ड, इंसिडेंट रे ट्रेस्ड फॉरवर्ड। समझ में आ रहा है, जब आप कैसे कंसिडर कर रहे हो, रेयर से डेंसर कंसिडर कर रहे हो, कैसे कंसिडर कर रहे हो, रेयर से डेंसर कंसिडर कर रहे हो। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये चीज, हाँ बराबर, ओके। चलो इतना बात अपने को समझ में आ गया, रेयर से डेंसर वाला खेल खत्म हो गया। तो अगर ये डेल की वैल्यू निकालने बोली है मैंने आपको, अब देखो ये पूरा वैल्यू जो है, ये पूरा वैल्यू वर्टिकली ऑपोजिट एंगल दिख रहे हैं, देखो ये दोनों एंगल दिख रहे हो, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल दोनों वर्टिकली ऑपोजिट दिख रहे हैं। तो आप बोल सकते हो ना, जब रेयर से डेंसर ट्रेवल कर रहे हैं तो ये जो आई है, ये किन दोनों का एडिशन हो रहा है, डेल प्लस आर का। तो अगर मुझे सिर्फ डेल की वैल्यू निकालने बोली है तो आई में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, आर सब्ट्रैक्ट करेंगे, कब के लिए, जब लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, रेयर से डेंसर। तो फॉर रेयर टू डेंसर डेल इज इक्वल टू आई माइनस आर। डेल क्या होती है, एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ डिविएशन निकालना है, आई माइनस आर कर दो, आपको मिल जाएगी एंगल ऑफ डिविएशन, एकदम सिंपल से, समझा। कौन से केस के लिए, रेयर से डेंसर वाले केस के लिए, समझ में आई बात, ठीक है। अब जाते हैं दूसरे केस में, ठीक है, केस 2 में जाते हैं, केस 2 में जाते बच्चे। यहां पे आपकी मान लो डेंसर मीडियम है, ठीक है, डेंसर मीडियम, मान लो मैं वाटर ले लेता हूं अभी, ठीक है, चेंज करो थोड़ा बहुत, है ना, ग्लास बहुत हो गया, है ना भैया। ये लो वाटर और ऊपर ले लो एयर। एयर कैसी बचे, एयर इज रेयर, ठीक है, रेयर, ठीक है, एयर इज रेयर, समझ में आई बात। एयर इज द रेयर मीडियम, वाटर इज द डेंसर मीडियम। अब रे ऑफ लाइट जा रही है वाटर टू एयर, कैसे जा रही है बच्चा, वाटर टू एयर, वाटर टू एयर जा रही है, देखो नॉर्मल ड्रॉ कर दी। व्हाट इज दिस एंगल, दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, बराबर, इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ठीक है। अब रे ऑफ लाइट क्या होगी, ये इंसिडेंट रे कैसे बेंड होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, एग्जैक्टली ऑपोजिट टू व्हाट हैड हैपेंड व्हेन इट वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। नाउ इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। तो व्हेनेवर रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, the bending of light happens away from normal, happens away from normal। समझ में आई ये बात, बैठा आपके दिमाग में सब लोगों के, ठीक है। अच्छा, और एक चीज जिस पे आपको ध्यान देना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखो, ये एंगल क्या है, दिस एंगल इज आर। अब इसकी पाथ को अगर मैं ट्रेस करूं, है ना, तो ये होगी आपकी एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, बराबर है कि नहीं, बराबर। और ये जो एंगल है, ये डेल वाला जो एंगल है, ये एंगल डेल होगा। अब इसमें देखो, अब आई और आर में से कौन सा बड़ा है, आर बड़ा है। कौन बड़ा है, आर। तो ये आर में से अगर आप आई को निकाल दो तो क्या बच जाएगा आपके पास, डेल बच जाएगा। तो इस केस के लिए आपकी डेल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, आर माइनस आई। कैसे निकाली जाती है, आर माइनस आई, जब लाइट कैसे ट्रेवल हो रही है, डेंसर टू रेयर। ये बात समझ में आया, ठीक है।
डेंसर टू रेयर जब भी ट्रेवल हो रही है तो डेल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, आर माइनस आई, आर माइनस आई। समझे? कितने लोगों को क्लियर हुआ ये चीज अच्छे से? पक्का? श्योर? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। अब केस 3 देखते हैं, ठीक है। केस 3 इज ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। कौन सा केस देख रहे हैं हम लोग? नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है बच्चे। बहुत ही आसान केस, बहुत ही आसान केस। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? लाइट रे इज इंसिडेंट परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस, ठीक है। लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मल टू द सरफेस, ये बात समझा? मतलब नॉर्मल के साथ में एंगल कितनी हो गई? 0, हाँ 0 हो गई एंगल, बराबर। देखो जरा, ओके, कहीं से भी कहीं पे भेज दो, ऐसे भेज दो रे ऑफ लाइट, ठीक है। कैसे इंसिडेंस है ये? नॉर्मल इंसिडेंस। तो इस केस में आई की वैल्यू कितनी है और आर की वैल्यू कितनी है? कोई बता सकता है? व्हाट इज आई? यस, आई इज 0। व्हाट इज आर? 0। आपको पढ़ाया गया ये चीज ऑलरेडी, इसलिए आप बोल रहे हो बराबर, है ना। लाइट बेंड नहीं होगी, लाइट बेंड नहीं होगी, है ना। समझ में आई ये बात? ठीक है, तो आई भी 0, आर भी 0, तो डेल भी कितनी? 0। समझ में आई बात? ठीक है, तो फॉर नॉर्मल इंसिडेंस आई आर डेल तीनों क्या होते हैं? 0 होते हैं। आई आर और डेल तीनों क्या होते हैं? 0 होते हैं। देखो ये मैं आपको बता चुका था, लाइट जो होती है, लाइट ड्यूअल नेचर शो करती है, एक पार्टिकल नेचर शो करती है और एक वेव नेचर शो करती है। हम वेव नेचर के रिस्पेक्ट में वेव फ्रंट्स के फॉर्म में पढ़ते हैं लाइट को। किसके फॉर्म में पढ़ते हैं? वेव फ्रंट्स। अब वेव फ्रंट कैसे? रेक्टेंगुलर पीसेस होते हैं। अब जैसे मान लो कि ये आपकी सरफेस है और लाइट ऐसे ओब्लिकली आ रही है, तो ये वाला पार्ट पहले टच होगा ना। अब जब ये वाला पार्ट पहले टच होगा, है ना, तो इसको बेंड होना पड़ेगा अंदर जाने के लिए, है ना। मान लो नीचे ग्लास है, ऊपर एयर है, एयर से रे ऑफ लाइट आ रही है ऐसे, तो ये वाला पार्ट पहले टच हो जाएगा, है ना। अब इसकी स्पीड कम हो गई अंदर जाके और इसकी स्पीड अभी भी क्या है? ज्यादा है, तो ये क्या करेगा? ये अंदर बेंड होगा और ये अंदर सीधे घुसेंगे, समझा। तो इस वजह से बेंडिंग कैसी हुई थी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब बाहर आते तो उसका उल्टा होता है, उसका उल्टा होता है। समझ में आई ये बात? ठीक है, आपको मैंने वो गाड़ी वाला एग्जाम्पल लेके सब समझाया हुआ था, कॉन्क्रीट रोड, मडी रोड करके समझाया था, याद होगा तो अच्छा, ठीक है। अभी वो मैं यहाँ पे सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ, इसलिए मैं सारे डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, बट हाँ आपको पता रहना चाहिए जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके बुक के हिसाब से एक ही रीजन दिया है कि बेंडिंग ऑफ लाइट क्यों होती है, बिकॉज एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे ट्रेवल करने के लिए लाइट की स्पीड क्या होती है? चेंज होती है। आपको वही लिखना है आपकी बुक के हिसाब से। आपकी बुक में क्लियरली लिखा हुआ है कि व्हेनेवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स स्पीड चेंजेस, देयरफॉर इट बेंड्स। समझा? और कोई रीजन नहीं है आपके लिए, समझा? ठीक है, वो स्पेसिफिकली वही लिख के आना है क्योंकि आपको एग्जाम में मार्क्स उसके लिए मिलेंगे। बट आपको रियल रीजन भी पता है कि वेव फ्रंट जो होता है, वेव फ्रंट का जो एक पार्ट है वो पहले हिट होगा। अब वो पहले हिट होगा तो वेव फ्रंट की डिस्टेंस इक्वल करने के लिए ये वाला, मैंने आपको गाड़ी के एग्जाम्पल से समझाया था कि 2 पहिए थे, है ना, एक पहिया तेज चलेगा, एक पहिया स्लो चलेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। बताया था ना कि यार दोनों पहिए ऐसे अलग अलग चलेंगे, ये भी नहीं हो सकता। तो इसलिए वो पूरा का पूरा बेंड होना पड़ता है अंदर आने के टाइम पे। समझ में आया? ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ पहले, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत बार मेरे को बच्चे पूछते हैं सर इधर I 90 क्यों नहीं है, R 90 क्यों नहीं है, मेरे को आप बात बताओ। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल इंसिडेंस बोला तो I तो 90 होना चाहिए। सर देखो अब क्या होता है, देखो जरा ध्यान से देखना, ये रे 1 है, ठीक है, ये रे 2 है। अब देखो ये I1 है और ये पूरा I2 है। I1 और I2 में से बड़ा वैल्यू किसका है? I2 का बड़ा है। मतलब जितना नॉर्मल से दूर है, जितना नॉर्मल से क्या है? दूर है, उतना वैल्यू क्या है? बड़ा है। अब जितना नॉर्मल के क्लोज आते जा रहा है, वैल्यू क्या होते जा रहा है? छोटा होते जा रहा है। तो जितना और क्लोज आ गया, नॉर्मल पे ही आ गया, है ना, तो 2 परपेंडिकुलर लाइन के बीच की एंगल क्या होती है? 0। समझा? तो नॉर्मल इंसिडेंस हो रही है, इसलिए I की वैल्यू क्या है? 0, क्योंकि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कोई एंगल ही नहीं बना रहा है। मैंने आपको डेफिनेशन में ही बोला था, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? इट इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, बराबर। अब इंसिडेंट रे नॉर्मल के ऊपर ही आ गया, इंसिडेंट रे क्या हो गया? आपके नॉर्मल के ऊपर ही आ गया। अब जब इंसिडेंट रे नॉर्मल के ऊपर ही आ गया तो क्या हुआ? 0 हो गया एंगल। सिंपल सी बात है, क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो कोई एंगल ही नहीं होगी उनके बीच में। समझ में आई ये बात? ठीक है, इसलिए I जब 0 होगा, R भी 0 होगा और डेल भी 0 होगा। समझ में आई ये बात? ठीक है, सबको क्लियर हुआ यहाँ तक सारी चीजें हमने जो जो पढ़ी थी? अच्छा, अब इसके बाद में आपने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखे थे, एक एक करके हम गो थ्रू करते हैं उनको फटाफट, ठीक है। ओके, क्या थे आपके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? चलो पहला लॉ वेरी सिंपल, आपको पता है, इंसिडेंट रे, आपका नॉर्मल और आपकी रिफ्रैक्टेड रे, बराबर, ऑल 3, ये 3 के 3, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे
एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये आपको पढ़ा चुके हैं हम, बराबर। ठीक है, इसको आप पूरी चीज को एक ही पेपर पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, बराबर। आप एक ग्लास स्लैब लो, ग्लास स्लैब वाला एक्सपेरिमेंट आपको स्कूल में कराया जाएगा, ग्लास स्लैब रखेंगे, आगे पिंस रखेंगे, आपने 8वीं में भी किया हुआ है ना, और उसका पार्ट ट्रेस करेंगे, आप पूरा का पूरा एक पेपर पे बना पाओगे। ये सारी चीजों को जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये सब आप एक ही पेपर पे बना पाओगे। अब एक प्लेन की बात करें तो प्लेन में क्या एग्जिस्ट करता है, व्हाट एग्जिस्ट इन अ प्लेन। प्लेन में 2 एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस, और ये पूरी पार्ट को हम क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। अब जितने भी मैं आपको डायग्राम बना के बताए, सबके सब एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस कंटेन कर रहे हैं, बराबर कि नहीं, और सबके सब मैं पेपर पे रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं, हाँ या ना, बराबर। तो इसका मतलब क्या होता है, ये तीनों की तीनों चीजें कहां लाई कर रही है, एक ही प्लेन पे लाई कर रही है। कौन सी 3 चीजें, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ऑल द 3 आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन। ये आपका पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ। सेकेंड लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, ठीक है, इसका एप्लीकेशन यूज होगा, ठीक है, अच्छे से समझना इस लॉ को, क्योंकि इस लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। अब सेकेंड लॉ है आपका स्नेल्स लॉ। क्या है बच्चे, स्नेल्स लॉ, ठीक है। नाउ व्हाट इज स्नेल्स लॉ, ठीक है, स्नेल्स लॉ इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। हाँ, क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट एक्चुअली आपकी क्या होती है, आपको मैंने पहले से बता के रखा था, इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं बच्चे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बात समझ में आई, ठीक है, ओके। तो अगर लाइट मान लो, यहां मान लो लाइट जो है आपकी, देखो जरा यहां पे ध्यान से, ये बना दे इससे, ठीक है, नीचे ग्लास रख देते हैं, ठीक है, ऊपर आपकी एयर रख दो, ठीक है, ओके। कुछ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस से लाइट यहां पे पड़ी है, ऐसा इस तरफ, ठीक है, लाइट है थोड़ी अच्छे से जा, है ना, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, पता है अपने को, ओके। तो ये क्या है, दिस इज योर आई, बराबर। अब लाइट क्या होगी, लाइट बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, जानी कैसी चाहिए थी, ऐसे सीधी सीधी जानी चाहिए थी, ठीक है, ये देखो सीधी सीधी जानी चाहिए थी बट गई नहीं, है ना, बेंड हुई। तो यहाँ पे आपकी क्या बन गई, इधर आपकी क्या बन गई बच्चे, आर बन गई। तो अब ये जो भी वैल्यू है, मान लो ये वैल्यू 45 है, ये वैल्यू कितनी है 45, और ये वैल्यू मान लो 30 है, कितनी है बचा 30, है ना। तो आपका ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए आपको, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, ग्लास का। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा, साइन ऑफ 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 30 डिग्री, वेरी सिंपल। जहां से जहां जा रहा है, एयर से ग्लास जा रहा है, तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है, ग्लास का। किसका मिलता है, ग्लास का। सिंपल सी बात है। साइन 45 की वैल्यू एनीबडी, 1/√2, वेरी नाइस, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है, बराबर। अच्छा, अब ये √2 और 2 टाइम्स कटेगा, और ये √2 ऊपर आ गया, तो इस पूरी चीज की वैल्यू क्या आ गई, √2/1 विच इज √2। तो इस ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.414, बताया ना आपको, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414। तो बेसिकली इस ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.414 विच इज ग्रेटर देन 1। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पढ़ा देते हैं एक बार, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि क्या हो रहा है। बट ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अपने को पता है ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होती है ना, पढ़ाया ना आपको मैंने, 3/2, करेक्ट है ना। अब हम देखते हैं एक एक करके जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, जो आपको याद रखनी है बिफोर स्टार्टिंग विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टार्ट करने से पहले 4 चीजें बोलूंगा, वो चारों चीजें दिमाग में बिठा लेना बहुत ही अच्छे से, ठीक है। चले आगे चलूं, ओके, चलिए देखते हैं। पहली चीज कुछ कांस्टेंट वैल्यूज है मेरे पास, 4 कांस्टेंट वैल्यूज है, जो मैं चाहता हूं आप लोग अपने दिमाग में, जहन में, सब जगह बिठा लो, ठीक है, बहुत अच्छे से बिठा लो, समझ लो ये चीज को, ठीक है। पहली चीज, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, इन एयर और वैक्यूम, जिसे आप सी भी जानते हैं, सी से भी जानते हैं, सी बोलते हैं हम लोग स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम को, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम होती है, कंसिडर की जाती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी आपको जो याद रखनी है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, कहां पे, वाटर। स्पीड ऑफ लाइट बोल रहा हूं, स्पीड ऑफ वाटर नहीं है, ये क्या है, ये स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर है। कितनी होती है बच्चे, दिस इज 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, समझ में आया।
2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास याद रखनी है आपको, जनरल ग्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, और एक याद रखना है स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। वेरी गुड वेरी गुड, कितनी होती है 1.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैम बाद में आइए, बाद में, ठीक है, चलो। ओके, ध्यान से सुनना आगे, 1.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद जो चीज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये सब स्पीड तो आप याद रख लोगे, है ना। आप अगर इसमें ध्यान से देखो, वैक्यूम या एयर की बात करें, वैक्यूम और एयर, इसमें से सबसे रेयर कौन है, सबसे रेयर, सबसे हल्की चीज कौन सी है? वैक्यूम या एयर की बात करें, सबसे हल्की वही है। सबसे भारी चीज कौन सी है? डायमंड। देख रहे हो, है ना। तो सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड कम किस में है? डायमंड में। डायमंड में सबसे कम है, बराबर, क्योंकि उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? बहुत हाई है, बहुत हाई है। समझ में आ रहा है? उसमें मॉलिक्यूल्स एकदम क्लोजली पैक्ड है, तो उसमें लाइट को स्लो डाउन होकर जाना पड़ता है, ऐसा बोलते हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ है ऐसा। तो जैसे जैसे डेंसिटी या ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम इंक्रीजेस, है ना, साथ साथ क्या होता है, साथ साथ क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस। अब देखो, इसमें एक फैक्टर है जिसे आप पढ़ते हो, उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं बच्चे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, बोर्ड पे ध्यान देना थोड़ा सा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, ठीक है, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। ठीक है, वेरी सिंपल। ओके, वेरी वेरी सिंपल। ध्यान से सुनना, क्या बोल रहे हो, ध्यान दो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते विद द लेटर म्यू। किससे डिनोट करते बेटा? म्यू, म्यू, मियाओ नहीं, म्यू, ठीक है, याद रखिए चीज को। हाँ, अब ये म्यू ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, कैसे पढ़ते हैं? म्यू ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। एयर बोला या वैक्यूम बोला, बात एक ही हो रही है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, म्यू ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर is given by speed of light in air और वैक्यूम जो भी है, divided by the speed of light in the medium। समझ में आया ये बात? ठीक है, ये आपकी फॉर्मूला है और इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट आर आई। क्या कहते हैं बच्चे? एब्सोल्यूट आर आई। आर आई स्टैंड्स फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, क्योंकि आपकी कंपैरिजन किसके साथ हो रही है इसमें? एयर या वैक्यूम के साथ कंपैरिजन हो रही है। किसके साथ हो रही है? एयर या वैक्यूम के साथ आपकी कंपैरिजन हो रही है, तो हम इसे क्या कह देंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह देंगे। ये बात समझ में आई? ठीक है, और एक टाइप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसे हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर मैं बोलता हूं म्यू ऑफ एनी मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू एनी मीडियम 2, या ऐसा लिखते हैं म्यू, अरे भैया लिखते हैं म्यू ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 विल बी इक्वल टू V2 by V1। क्या लिखेंगे? V2 by V1। देख रहे हो, उल्टा रिलेशन है। हाँ, इसको पढ़ना कैसे? मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इसको कैसे पढ़ना है? 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। अच्छा, अगर मैं ये लिखूं, इसको पढ़ के बताओ, चलो अपने आप से, ठीक है, इसको अपने आप से पढ़ के बताओ। हाँ, पढ़ो, क्या लिखा है ये, पढ़ो, जोर से बोलो। म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इसमें किसकी स्पीड ऊपर आएगी? वाटर की, है ना, वाटर की स्पीड ऊपर आएगी, और नीचे किसकी आएगी बच्चे? ग्लास की, है ना। सर, वाटर की स्पीड नहीं, लाइट की स्पीड वाटर में। हाँ, वाटर की स्पीड कहाँ से आ गई भैया? किसकी स्पीड आएगी? लाइट की स्पीड वाटर में। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब एक एक करके सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल देते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ओके, पहला कौन था आपका? सबसे पहला मटेरियल है आपके पास वाटर। वाटर की बात करते हैं, ठीक है। तो मुझे चाहिए म्यू ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर चाहिए। बोलो फॉर्मूला, VA by VW लिखूं। बोलो VA कितनी है बच्चे? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय, बोलो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड मर गई, 10⁸ भी मर गई। बोलो 3 by 2.25, व्हाट इज 3 by 2.25? 300 by 225, है ना, 300 by 225। चलो लिखते हैं भैया, चलो आपकी इच्छा भी पूरी करते हैं।
300/225 दोनों 75 के टेबल में जाती है। 75 3 जा 75 4 जा, तो म्यू ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितनी आ गई बच्चे 4/3। इसकी वैल्यू क्या हो गई एग्जैक्टली 1.3333 कंटिन्यू होती जाएगी, है ना। ठीक है, तो वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है बच्चे 1.33 लिख देते बाजू में, है ना। म्यू ऑफ वाटर इज हाउ मच 1.33। समझ आई ये बात, ठीक है, समझे, क्लियर हुआ। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, फॉर श्योर, ठीक है। अच्छा, दूसरा कौन सा मटेरियल अपने पास, ग्लास की निकाल दिखाओ, चलो सर निकालो, आप निकालो, बोलो म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, बोलो VA/VG, फटाफट लिखे 3/2 आएगी डायरेक्ट आंसर, 10⁸ कट जाएगी, है ना। 3 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁸, है ना। तो कितनी आ गई इसकी वैल्यू 1.5 आ गई, है ना। अब देखो इसकी कोई यूनिट है क्या, कोई यूनिट है इसकी, नहीं, तो इट हैज नो यूनिट, दिस क्वांटिटी हैज नो यूनिट बिकॉज इट इज अ रेशियो ऑफ स्पीड्स ना, रेशियो ऑफ स्पीड्स, तो कोई यूनिट नहीं होती इस चीज की, समझ में आ रही है बात, ठीक है। बिठा के रहो ये चीज के, यूनिट नहीं होती, कोई भी यूनिट लिखनी नहीं है गलती से भी, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत बच्चे बहुत बार मीटर पर सेकंड में लिख के आते हैं, हाँ मेरे को बहुत खुशी होती है देख के, मर्द कहता है एक चमाट मारू, हाँ ऐसा मीटर पर सेकंड में आ गया इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अरे भाई रेशियो है, कोई भी चीज का रेशियो कभी भी किसी यूनिट नहीं देगा आपको, किसी चीज में यूनिट आएगी नहीं, वहां पे कोई रेशियो है, सेम चीजों का रेशियो है ना। ऊपर क्या है स्पीड, नीचे भी क्या है, अरे तो बताया तो मीटर पर सेकंड कट जाएगी, सिंपल सी बात है। तो नो यूनिट, दिमाग में बिठा के लो इस चीज को, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट, इंडेक्स है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तीसरा कौन है अपना, डायमंड, सबसे हैवी, भारी भरकम, बोलो डायमंड के बारे में बोलो जल्दी बोलो। म्यू ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो क्या लिखेंगे VA/VD, बोलो 3 सीधा लिखू क्या, कितनी है 1.25, तो इसको क्या लिखेंगे 300/125, 25 के टेबल में जाती है 12 बार और 5 बार, तो म्यू ऑफ डायमंड की वैल्यू क्या आ गई 12/5, कितनी होती है 12/5 2.4, याद रख सकते हो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू एक्चुअली 2.42 समथिंग होती है, ठीक है। बट आपको याद रखने के लिए अच्छा चीज दिया है मैंने कि 2.4 आप याद रखो, ठीक है। 2.42 समथिंग होती है एक्चुअल वैल्यू, बट हम 2.4 लिखेंगे, ठीक है। समझ में आया, क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट इसमें नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, रख दो कोई बात नहीं, रख दो बाद में देख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये सब चीजें क्लियर हुई आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर हुआ। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बहुत ही इजी सवाल, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी सवाल पूछते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है, तो क्या ऊपर आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, बोलो कितनी थी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, हाँ 2.25 थी ना सर, देखा हम भी चूक गए, 2.25 into 10⁸ डिवाइडेड बाय, बोलो 2 multiplied by 10⁸, लो 10⁸ कट गई, ठीक है, तो 9/8, वेरी गुड, 225/200 विच इज 9/8, है ना। 9/8 कितनी होती है 1.125, कितनी होती है 1.125, समझ में आया। तो ये क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, क्या था, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अभी इसका उल्टा बोलूं तो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास बोलूं तो क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे इसका, 8/9 आएगा, विच इज 0.888888, है ना, करेक्ट, समझ में आई बात, 88 चलते जाएगा, समझा, किसी को कोई डाउट इसमें नहीं, फॉर श्योर क्लियर, अच्छे से समझ में आ रही है बातें जो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, सिंपल है, इसमें आपने क्या रखा था, ऊपर VG रखा रहेगा, नीचे VW रखा रहेगा, इसलिए 8/9 आएगा। अभी मेन बात पे आते हैं, इंपॉर्टेंट स्टफ, सम इंपॉर्टेंट डिस्कशन अबाउट दिस, ठीक है। आप कोई भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हो, कोई भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हो, तो वो जो म्यू है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से इक्वल होगी या बड़ी होगी, 1 से इक्वल होगी या बड़ी होगी। अब इक्वल किसके लिए होगी, एयर के लिए। अब मैंने आपको पूछा व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, आंसर क्या आएगा VA/VA, है ना, ये कट के कितनी आ जाएगी 1, है ना। एक्चुअल में एयर के लिए 1.0003 होती है, ठीक है, 1.2 बार 0 फिर 3 होती है, ये एक्चुअल वैल्यू होती है, समझ में आया। वैक्यूम के लिए एग्जैक्ट 1 होती है, बट हाँ हम 1 ही मानते हैं, समझ में आई ये बात, ठीक है। हम अप्रोक्सीमेटली 1 लेते हैं, क्योंकि 1 पॉइंट के आगे 2 0 ऑलरेडी आ रहे हैं भाई, और कितना 0 लाऊं, है ना, समझ में आया, ठीक है। तो म्यू ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये कितनी हो सकती है 1,
और बाकी सब केस में ये जो म्यू है आपने अगर देखा रहेगा, ठीक है, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, म्यू ऑफ वाटर क्या आई थी, सीधा म्यू ऑफ वाटर पूछता हूं, म्यू ऑफ वाटर क्या थी 1.33, ठीक है, म्यू ऑफ ग्लास क्या थी 1.5, अच्छा म्यू ऑफ डायमंड क्या थी 2.4। आप देख रहे हो इस चीज को अच्छे से, हाँ, जैसे जैसे मीडियम हैवी होता जा रहा है ना, जैसे जैसे मीडियम क्या होता जा रहा है, हैवी होता जा रहा है, वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, समझा। तो डेंसर द मीडियम, डेंसर द मीडियम, ठीक है, ग्रेटर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्रेटर इज एब्सोल्यूट आ रहा है, ऐसा लिखो चलेगा, हाँ चलेगा। ये एब्सोल्यूट का स्पेलिंग क्या हो गया, एब्सोल्यूट आ रहा है, समझता है ना आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझे, ये आपको याद रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, अब मैं आपको पूछता हूं कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, इसको अफेक्ट करने वाले थोड़े फैक्टर्स है ना, इस चीज को अफेक्ट करने वाले थोड़े से फैक्टर्स है, वो फैक्टर्स मुझे आपसे जानने हैं। आपको क्या लगता है क्या क्या चीजें अफेक्ट कर सकती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को? डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है, एक हो सकती है, और दूसरी चीज क्या हो सकती है, टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स स्प्रेड अपार्ट हो जाएंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगी अंदर, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। और कोई फैक्टर, वेवलेंथ, जो लाइट की वेवलेंथ आप यूज करें उस पर भी डिपेंड करती है ना, वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करती है, स्पीड ऑफ लाइट पे तो डिपेंड करती है, आपको पता है, एक स्पीड ऑफ लाइट है, एक टेम्परेचर है, एक डेंसिटी है, और क्या है, वेवलेंथ, ठीक है। आपने पढ़ा था जब भी लाइट एक एक्स मीडियम से एक वाई मीडियम में ट्रेवल करती है, उसकी कौन सी चीज चेंज नहीं होती है, उसकी स्पीड चेंज होती है, सब कुछ चेंज होता है, ठीक है, बट कौन सी चीज चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। क्या चेंज नहीं होती बच्चा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। जब भी लाइट ट्रेवल कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, क्या चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी, उस लाइट की, उस कलर की लाइट जो भी ट्रेवल कर रही है उसकी क्या चेंज नहीं होती बच्चे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट डजंट चेंज, बाकी सब कुछ चेंज हो सकता है, ठीक है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ी थी लास्ट ईयर, अगर आपको याद है, क्या थी फॉर्मूला, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये फॉर्मूला पढ़ी थी, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। लैम्डा क्या होती है बच्चे, लैम्डा क्या होती है, वेवलेंथ होती है, एफ क्या होती है बच्चे, फ्रीक्वेंसी होती है, देख रहे हो, ये दो चीजें होती है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था, म्यू ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 क्या आएगा, V2 बाई V1, यही फॉर्मूला है, V2 बाई V1, 2 ऊपर 1 नीचे, 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 पढ़ा था हमने, बराबर, ठीक है। अच्छा, अब V2 की वैल्यू क्या आएगी, V2 विल बी इक्वल टू एफ लैम्डा 1, सॉरी एफ लैम्डा 2, और V1 क्या होगी, व्हाट विल बी V1 बोलो, एफ लैम्डा 1, बराबर। तो सब्स्टिट्यूट करो, तो ये म्यू ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 क्या होने वाली है बोलो, एफ लैम्डा 2 अपॉन एफ लैम्डा 1, देख रहे हो, एफ से गई, तो म्यू ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 क्या आ रही है, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, देख रहे हो, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, मतलब ये भी क्या दिखा रही है, ये भी इनवर्स रिलेशन दिखा रही है, ये क्या दे रही है, 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 दे रही है, बट ऊपर किसकी लैम्डा है, 2 की, है ना। अगर इसको आप देखो, इसको अगर हम इलेबोरेट करें, 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 का मतलब क्या होता है, μ1 बाय μ2, क्या होता है इसका मतलब, μ1 बाय μ2, बट स्पीड के टर्म्स में क्या होता है, v2 बाय v1, और लैम्डा के टर्म्स में क्या होता है, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। तो आप देखो ना, इनवर्स रिलेशन है कि नहीं, 1 के सामने कौन आ रहा, 2 आ रहा है, तो हमको ये बात समझ में आई कि म्यू जो होती है वो स्पीड पे इनवर्सली डिपेंडेंट है, और आपके लैम्डा पे भी इनवर्सली डिपेंडेंट है, देख रहे हो, ठीक है, समझ में आ रही है बात, लैम्डा पे भी इनवर्सली डिपेंडेंट है और स्पीड पे भी इनवर्सली डिपेंडेंट है, क्योंकि स्पीड और लैम्डा एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, समझे कि नहीं समझे, बैठा ये चीज आपके दिमाग में। और ऑफ कोर्स टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो म्यू की वैल्यू घटेगी। एक्चुअल में म्यू होता क्या है, एक्चुअल में अगर एकदम लेमैन लैंग्वेज में पूछे कि भैया ये म्यू होती क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती क्या है, किसने भी पूछा तो, हाँ, अगर आपको पूछा भैया ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आ रहा, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब दो डायग्राम बनाते समझने के लिए, देखिए जरा, ये रे ऑफ लाइट अंदर घुसी, ठीक है, और बेंड हुई, देखा,
ओके, ये डायग्राम नंबर 1, ये डायग्राम नंबर 2, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट अंदर घुसी, ठीक है, और बेंड हुई, ये बेंड हो, बंद तो हो, ये थोड़ा सेम लग रहा है, ये हट जा, हाँ चलो सर अच्छे से घुसाओ इसको। ये रे ऑफ लाइट अंदर घुसी, ठीक है बच्चे, ये लो लगा लो, ठीक, ये लो नीचे लो, जानी चाहिए थी सीधी, बेंड हो गई थोड़ी सी, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो छोटू R1 फॉर I1, ठीक है, यहाँ पे I2 के लिए है R2। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है, मैं बोलता हूँ बाहर वाले दोनों मीडियम एयर है, ठीक है, यहाँ पे कौन है बच्चा, एयर, यहाँ पे भी कौन है, एयर, दोनों साइड पे एयर है, बाहर एयर है, बाहर एयर है, ठीक है। मैं पूछता हूँ आउट ऑफ 1 and 2 विच इज मोर लाइकली टू बी वाटर एंड ग्लास, कौन सा वाला वाटर हो सकता है, कौन सा वाला ग्लास हो सकता है, 1 और 2 में से वाटर कौन सा है और ग्लास कौन सा है, आपको आइडेंटिफाई करने बोला है। फर्स्ट वाला कौन होगा, ग्लास होगा, दूसरा वाला कौन होगा, कैसे पता चला, यस, ग्लास में लाइट क्या हो रही है, ज्यादा बेंड हो रही है, ग्लास में लाइट ज्यादा बेंड हो रही है, देखो ग्लास में बेंड ज्यादा, बेंड ज्यादा, समझ में आई क्या बात, हाँ, और वाटर में बेंड कम, वाटर में बेंड कम, समझे। इसका मतलब इन शॉर्ट मैं बोलता ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था 1.5, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था बच्चा 1.33, याद आया कि नहीं, याद आई ये दोनों चीजें, हाँ। तो म्यू ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ वाटर, करेक्ट, इज इट राइट, म्यू ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लेमैन लैंग्वेज में मतलब हुआ लाइट को बेंड करवाने की औकात, हाँ क्या सर, बेंड करवाने की औकात, सर देखो ये सब वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है, घर पे नहीं देखना, कान में लगा के सुनना, इसका मतलब बहुत गंदा होता है, बट यही है, ठीक है। कौन सा मीडियम लाइट को ज्यादा बेंड करवाएगा, है ना, बेंड करवाने की औकात क्या है तेरी, अरे मेरी 1.5 है, ग्लास बोला, समझा, वाटर क्या बोला, मेरी कितनी है 1.33 है, समझ में आई क्या बात, कौन ज्यादा बेंड करवा सकता, ग्लास, क्योंकि ग्लास की क्या ज्यादा है, अरे भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या बोल रहे हो, क्या ज्यादा है, औकात ज्यादा नहीं है भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ठीक है। लाइट को बेंड करवाने की क्षमता, क्षमता अच्छे वर्ड यूज करेंगे, थोड़े घर वाले भी देखे, है ना, ठीक है, क्षमता के क्षमता होता है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अरे हिंदी पढ़ाते थे हम पहले बचपन में थोड़े साल तक, क्षमता, अरे ऑस्ट्रेलिया से आई तो मैं भूल गया, सो सॉरी। क्षमता मीन्स कैपेसिटी, पोटेंशियल है, तेरे में बहुत क्षमता है बट तू करती नहीं है कुछ भी, है ना, इसका मतलब ये होता है, हाँ कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आगे आगे हो बच्चे, चलो ध्यान दो, यहाँ पे बहुत हो गया टाइम पास, देखो इधर प्लीज, सॉरी, थैंक यू, समझ में आया सबको अच्छे से, किसी को कोई डाउट यहाँ तक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक आई थिंक मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया आपका, है ना। अब जाते थोड़ी अच्छी चीजों पे, अच्छी भारी भरकम चीजों पे जाते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट का नाम है लैटरल डिस्प्लेसमेंट, क्या नाम है भैया, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये आपकी ग्लास स्लैब है, देखो बच्चों ग्लास स्लैब बना दी मैंने, ग्लास स्लैब समझ में आता ना, ये चीज क्या है, ग्लास स्लैब, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट आ रही है, ओब्लिक इंसिडेंस, कौन सी इंसिडेंस बेटा, ओब्लिकली, व्हेनेवर अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स ओब्लिकली, है ना, यही सबसे पहली कंडीशन थी, ओहो कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, नॉर्मल बना दी, जानी चाहिए थी कैसे बच्चे, सीधी, बट हुआ क्या, हुआ क्या, बेंड हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल, देखा आपने। अब ये सरफेस पे हिट होने के बाद वापस क्या ड्रॉ किया गया, नॉर्मल, जानी कैसे चाहिए थी, सीधी, बट बेंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल।
अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये दोनों जो पाथ है, जो एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे है, ठीक है, और जो आपकी इमर्जेंट रे है, कौन सी रे बेटा, इमर्जेंट रे, दोनों रेस कैसे निकल रही है, पैरेलल निकल रही है। ध्यान से देखो जरा, दोनों रेस कैसे निकल जा रही है, पैरेलल, है ना। अब पैरेलल रेस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहता है वो हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है। कभी भी दो लाइन जब पैरेलल होती है, अगर मैं आपको बोलता हूं दो पैरेलल लाइंस को डिफाइन करो, ठीक है भैया, किसको डिफाइन करना है, दो पैरेलल लाइंस को डिफाइन करना है, ठीक है। देखो ये दो लाइंस पैरेलल कब होती है, when are two lines called parallel, when the perpendicular distance between those two lines is always what, always equal। समझ में आया ये बात, ठीक है, तभी हम कह सकते हैं कि दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, बराबर, ठीक है। मैं मान लेता हूं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है कैपिटल डी, क्या है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, कैपिटल डी बोलो या चलो एक्स बोलो, क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स, ठीक है, एक्स है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये जो एक्स है, इस एक्स को हम कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं बच्चे, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। हाँ समझ आई बात, लैटरल डिस्प्लेसमेंट या लैटरल शिफ्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लैटरल शिफ्ट, ठीक है। अब ये लैटरल शिफ्ट जो होती है कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, क्या लगता है, हाँ ठीक है, चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है, बात बराबर है ना। थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब पे डिपेंड करेगी क्या, हाँ, ज्यादा थिक ग्लास स्लैब लोगे, है ना, तो लैटरल शिफ्ट भी बढ़ जाएगी, थिकनेस बढ़ जाएगी ग्लास स्लैब की, तो लैटरल शिफ्ट भी बढ़ जाएगी। तो ये जो एक्स होती है किस किस पे डिपेंड करती है, एक तो आपने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे करती है, दूसरा किस पे करती है, थिकनेस पे करती है, और एक चीज पे करती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे करती है। देखो ना, अब यही वाली लाइट को मैं ऐसे एंगल करता हूं, ठीक है, तो ये देख ये जा रही है ऐसे, हाँ, और ये जा रही है ऐसे। अब देख किसमें डिस्टेंस कहाँ ज्यादा है, इसमें ज्यादा है ना, ज्यादा है डिस्टेंस, फील हुआ वो डिस्टेंस, समझ में आई बात, ठीक है। तो आपके आई पे भी डिपेंड करती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी अगर बढ़ा दिया जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बढ़ा दिया जाए तो एक्स बढ़ेगा, थिकनेस बढ़ा दिया जाए तो भी एक्स बढ़ेगा, म्यू बढ़ा दिया जाए तो भी एक्स बढ़ेगा, समझा, क्योंकि डिविएशन बढ़ेगी, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन तीनों चीजों पे डिपेंड करती है। आपको ये याद रखना है, इसकी एक फॉर्मूला दी गई है, वो फॉर्मूला कभी पूछते नहीं है, बट आपकी बुक में दी गई है, वो आप लिख सकते हो, ठीक है। नेवर आस्क्ड, आपको खाली फैक्टर्स पूछे जाते हैं, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, समझ में आई बात, ठीक है, क्लियर हुआ, यस और नो, ठीक है। थिकनेस बची, ज्यादा थिक ग्लास स्लैब ले, यही ले ले लो, बेंडिंग यहां से होगी, हाँ बेंडिंग यहां से हो जाएगी, हाँ अभी तक फील नहीं आया, डिस्टेंस बढ़ गई, लो बढ़ गई, पता चला, देखो कचरा करवाया मेरे से आपने, ओह माय गॉड, ठीक है, आई गेस कॉन्सेप्ट क्लियर। थिकनेस पे भी डिपेंड करती है, समझ में आया, थिक करो, ग्लास स्लैब जितना थिक लो उतनी दूर दूर डिस्टेंस दिखेगी उन दोनों के बीच में, कौन सी रे के बीच में, एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में, समझा। बट आपको एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे नहीं लिखते शायद से बुक में, आप लिख सकते हो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे ट्रेस्ड फॉरवर्ड, द इंसिडेंट रे ट्रेस्ड फॉरवर्ड एंड द इमर्जेंट रे is known as which distance, lateral displacement, lateral displacement, distance नहीं, समझे, lateral shift, laterally shift हो रही है ना लाइट, समझा, laterally shift हो रही है, lateral shift feel हो रही है, समझा। lateral का मतलब क्या होता है, horizontal shift, समझा। वैसे एक और शिफ्ट आपको पढ़ाई गई थी, नॉर्मल शिफ्ट, याद है, ठीक है, नॉर्मल शिफ्ट भी पढ़ाई गई है ना। जैसे मान लो आ जाते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन पे, ठीक है, ठीक है। मान लो ये मेरे पास पूल है, जो भी है सर, ये पूल है आपका, हाँ ठीक है, मेरा पूल है, ठीक है। पूल में क्या भरा हुआ, पानी, ठीक है, पानी भरा हुआ, और यहाँ पे कॉइन पड़ी है, क्या पड़ी है, कॉइन। अब इस कॉइन से एक रे परपेंडिकुलर भेजो, देखा, अब जो भी रे परपेंडिकुलरली जा रही है यहाँ पे, वो क्या बनाएगी, वो सीधा सीधा चली जाएगी, हाँ या ना, बराबर। अब एक और रे भेजो ओब्लिकली, यहां क्या ड्रॉ होगी, नॉर्मल, और वो कैसे बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। अब यहां पे आपकी आंखें बना दो,
बनाई थी मैंने लास्ट टाइम भी, आपको याद है, ठीक है। बहुत गंदी मेरी ड्राइंग, बट माफ करना, ठीक है। ये आपकी आग बन गई, ओके। अब क्या करेंगे, इसको हम, इस वाले को हम ट्रेस बैक करेंगे, बिकॉज वी अज्यूम दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हमको क्या फील होगा, ये जो कॉइन है कहां पड़ी है, इस पोजीशन पे पड़ी है, समझा। तो ये जो कॉइन है, ये कॉइन की पोजीशन ये x वाली पोजीशन से y वाली पोजीशन पे आ गई, तो इतने की छोटी d मिली। अब छोटी d को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल शिफ्ट। क्या कहते हैं बच्चा, नॉर्मल शिफ्ट। अब इसकी एक फॉर्मूला पढ़ाई थी आपको मैंने, ठीक है। दिस डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप, द सरफेस ऑफ द पूल या वाटर जो भी है ना, द सरफेस ऑफ द मीडियम टू द मतलब विजिबल पार्ट, जो भी पार्ट आपको जहां पे विजिबल हो रहा है, ठीक है, उसको हम कहते हैं अपेरेंट डेप्थ। क्या कहते हैं बच्चा, अपेरेंट डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। और ये जो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है, उसे हम कहते हैं रियल डेप्थ। क्या कहते हैं, रियल डेप्थ या एक्चुअल डेप्थ, जो आपको कहना है कह सकते हो। अब आप अगर ध्यान से देखो, कौन सी वाली वैल्यू बड़ी है, रियल डेप्थ बड़ी है कि अपेरेंट डेप्थ बड़ी है, आरडी बड़ी है। तो कभी भी म्यू निकालना है तो म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो हम कैसे निकालेंगे, आरडी डिवाइड बाय एडी, रियल डेप्थ डिवाइड बाय अपेरेंट डेप्थ, बराबर, क्योंकि 1 से बड़ी चाहिए ना वैल्यू। आप अपेरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ करोगे तो आपको तो मिलेगी नहीं वो वैल्यू। समझ में आई कि नहीं बात, समझा। अपेरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ करोगे तो बाहर वाले मीडियम की मिलेगी, किसकी मिलेगी, बाहर वाले मीडियम की विद रिस्पेक्ट टू अंदर वाला मीडियम, ये वाला, समझा। जैसे एयर की मिल जाएगी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये हो जाएगा, समझा। बट आपको किसकी चाहिए, वाटर की चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एयर, समझा। तो आप क्या करोगे, आरडी बाय एडी करोगे, ठीक है। अब आपको मालूम है नॉर्मल शिफ्ट क्या है, डी इज इक्वल टू क्या है, रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ। देखो ना, ये रियल डेप्थ में से, ये वाले पार्ट में से, इस पार्ट में से कौन सा पार्ट निकाल दिया, ये पार्ट निकाल दिया है ना, ये एक्स वाई जेड ले ले, है ना। तो एक्स जेड क्या थी, व्हाट वाज एक्स जेड, एक्स जेड क्या थी आपकी, रियल डेप्थ, ठीक है। और एक्स वाई तो छोड़ दो, ठीक है। वाई जेड क्या थी, व्हाट वाज वाई जेड, अपेरेंट डेप्थ, बराबर। तो वाई जेड को अगर आप एक्स जेड में से निकाल दो, एक्स जेड में से आप क्या कर दो, वाई जेड को निकाल दो, तो क्या बच जाता है आपका, डी बच जाता है ना। अगर मान लो इसको एच कह दिया मैंने पूरा, ठीक है, इसको एक्स कह दिया, तो एच में से एक्स निकाल दो तो क्या बच गया, डी बच गया। समझ में आई बात। तो रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ, ये आपकी क्या आ गई, नॉर्मल शिफ्ट आ गई। क्या आ गई बच्चे, नॉर्मल शिफ्ट। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, पूल अपीयर्स शैलो देन इट एक्चुअली इज। आप ऐसे सोचते हो पूल में डाइव मारते चलो, ठीक है, देखते अंदर जाते 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 ये क्या हो रहा है भैया, क्योंकि आपको लग रहा है पूल शैलो है तो हो जाएगा अपना काम, है ना। एक्चुअली पूल जितना डीप हो उतना अच्छा रहता है डाइव मारने के लिए, बट अगर आपको स्विमिंग आती है तो, वरना तो नहीं, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है, बराबर। समझ में आई बात। अच्छा, और आपको लगता है वो पेंसिल पेन बेंड हो जाती है, उसके लिए भी सेम फंडा है। आपको वो पेंसिल की जो निब है वो आपको ऊपर की तरफ दिखती है ना। जब आप ऐसे अंदर डालते हो उसके, तो आपको फील होता है। अभी मेरे पास पानी का ग्लास वास कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, जब मैं मतलब करवाया था शायद से तब डाल सकते थे हम लोग, है ना। किसी के पास बॉटल है प्लास्टिक की, नहीं है, छोड़ो, जान दो, बाद में, ये सब नहीं चाहिए, बाद, चलो, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते। देखो बहुत बहुत कुछ है कवर करने के लिए, छोड़ दो बॉटल वॉटल, जान दो, ठीक है। बोर्ड पे फोकस रखना, आरडी माइनस एडी। अब यहां से मुझे आप बता सकते हो, क्या मैं एडी को आरडी अपॉन म्यू लिख सकता हूं क्या, इन दोनों को मैं स्वैप कर सकता हूं क्या, देखो जरा, कर सकता हूं, हाँ या ना, कर सकता हूं। तो यहां पे डी की वैल्यू कैसे चेंज हो जाएगी, केशव बोलो क्या आ जाएगी, यस, आरडी माइनस आरडी अपॉन म्यू। अब कुछ कॉमन है ऊपर नीचे, आरडी कॉमन है। अब आरडी कॉमन ले लिया आरडी में से, तो क्या बचा, 1 माइनस 1 बाय म्यू, है ना, ठीक है। अब थोड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स बता देते। इस डी को कभी कभी थिकनेस भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, थिकनेस, थिकनेस या एक्चुअल डेप्थ, थिकनेस या एक्चुअल डेप्थ, ठीक है। अच्छा, ओके, और एक चीज लिखते हैं, सॉरी ये डी नहीं होती है, माय बैड। आरडी को थिकनेस या एक्चुअल डेप्थ कहा जाता है, क्या कहा जाता है, थिकनेस या एक्चुअल डेप्थ, ठीक है। आरडी को कहा जाता है थिकनेस या एक्चुअल डेप्थ। और डी के साथ में आपको लिखेगा अपीयर्स टू बी रेज्ड बाय, ये वर्ड दिखेंगे, अपीयर्स टू बी रेज्ड बाय, ये सब वर्ड्स ध्यान में रखना। अपीयर्स टू बी रेज्ड बाय दिस वैल्यू, ऐसा लिखा रहता है ना। अ कॉइन अपीयर्स टू बी रेज्ड बाय 10 सेंटीमीटर, ऐसा लिखा रहता
समझा, व्हेन इट इज ड्रॉप्ड इनटू अ पूल और इन अ पॉट और जो भी है ट्रांसपेरेंट पॉट ऐसा बोला रहेगा, समझा। और एडी के लिए लिखा रहता है appears at या appears to be, सिर्फ इतना ही लिखा रहता है, appears to be, raised by word नहीं लिखा रहता है, ठीक है। appears to be at ऐसा लिखा रहता है, appears to be at this distance from the pool, वो मतलब वो apparent depth की बात हो रही है, समझ में आया, ठीक है। अभी आपकी बुक में ना इसके ऊपर सवाल दिए गए, एक बार वो 3 सवाल हम कर लेते हैं थोड़े अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स वाले, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। एक बंदा खाली बुक खोलेगा, हाँ खोलिए आपने बच्ची, पार्ट सी में आ जाओ, ये पार्ट सी का सवाल है इसमें, ठीक है। पार्ट सी के न्यूमेरिकल है, हाँ पढ़ो बच्ची क्या है, हाँ न्यूमेरिकल, सीधा न्यूमेरिकल, पार्ट सी के न्यूमेरिकल। appears to be, सुना मतलब क्या है, raised by word सुना नहीं, मतलब apparent depth है, सुना क्या, जो भी है water pond appears to be 3 meter deep, तो apparent depth is 3 meter, पहला न्यूमेरिकल चल रहा है, आगे बोलो। If the refractive index of water is 4/3, very good, refractive index of water is 4/3, mu की value is 4/3, find the actual depth. actual depth मतलब क्या पूछा, real depth, फॉर्मूला बोलो बच्चा, mu is equal to RD by AD, देखो कचरा है ये तो एकदम सवाल, 4/3 इज इक्वल टू RD by 3, 3 से मर गई, RD कितनी आ गई 4 मीटर, देखो wasn't it easy, है ना, समझ में आई बात अभी पढ़ के, आगे बोलो। सेकंड क्वेश्चन बोल। A coin is placed at the bottom of a beaker containing water. Refractive index is 4/3. ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज गिवन एज 4/3, ठीक है। At a depth of 16 centimeter. थोड़ा जोर से पढ़ो, एट अ डेप्थ ऑफ 16 centimeter. मतलब रियल डेप्थ दे रखी है 16 सेंटीमीटर, बराबर बच्चा। वाटर इज केप्ट एट द एंड ऑफ द बीकर, है ना, बॉटम ऑफ द बीकर एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर, ये बोला हुआ है, आगे। By what height the coin appears to be raised when seen from vertically above? मतलब आपको क्या पूछा है, नॉर्मल शिफ्ट पूछी है, क्या पूछी है, नॉर्मल शिफ्ट। ये डी क्या होती है, मैंने लिखी थी ना यहाँ पे, डी क्या होती है बेटा, नॉर्मल शिफ्ट, है ना। तो आपको पूछा है बाय व्हाट हाइट इट अपीयर्स टू बी रेज्ड बाय, है ना, व्हेन व्यूड फ्रॉम वर्टिकली अबव, मतलब आपको डी पूछा है, क्या पूछा है बच्चा, डी। अभी मैंने आपको डी और आर डी और म्यू वाला एक फॉर्मूला दिया था अभी जस्ट, डी इज इक्वल टू आर डी इंटू 1 - 1 बाय म्यू, ये आपकी फॉर्मूला है, देख रहे हो। इसमें एकदम सिंपल है, मैं आपको बता रहा हूँ, डी की वैल्यू क्या है नहीं मालूम सर, आर डी की क्या है 16, है ना, और 1 माइनस इसका रेसिप्रोकल 4/3 का रेसिप्रोकल क्या है, सीधा कर 3/4, बराबर बात है। 1 - 3/4 1/4 होगा, तो 16 इंटू 1/4, 16 इंटू 1/4, 4 और 16 कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो द वाटर या जो भी है क्या था, द कॉइन अपीयर्स टू बी रेज्ड बाय 4 सेंटीमीटर, ये आपकी आंसर है, द कॉइन अपीयर्स टू बी रेज्ड बाय 4 सेंटीमीटर। तो व्हाट वाज द अपैरेंट डेप्थ, 12 सेंटीमीटर, कितना था 12 सेंटीमीटर, ये भी पूछा जा सकता है, समझा। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द कॉइन सीन फ्रॉम वर्टिकली अबव फ्रॉम द टॉप ऑफ द वाटर सरफेस, ऐसा भी पूछा जा सकता है। मतलब क्या पूछा, अपैरेंट डेप्थ, ऐसा घुमा फिरा के पूछ सकते हैं कि टॉप ऑफ द वाटर सरफेस से जब आप नॉर्मली देख रहे हो तब आपको कितने डिस्टेंस पे दिख रहा है, ऊपर से टॉप ऑफ द सरफेस से कितने डिस्टेंस पे दिख रहा है, कितने पे दिख रहा है, कितने पे दिख रहा है 12, 16 - 4, समझा। तो वो आपकी अपैरेंट डेप्थ हो जाएगी, ऐसा, ठीक है। और एक सवाल है बच्चा, हाँ बोलो। A postage stamp cut below a rectangular glass slab of refractive index 1.5. mu is 1.5, When viewed from vertically above, it appears to be raised by 7 millimeters. मतलब डी दिया हुआ है 7 मिलीमीटर, बराबर बच्चा, है ना। अपीयर्स टू बी रेज्ड बाय, ये वर्ड पढ़ा आपने, तो डी आपको दे रखा है, आगे बोलो। Calculate the thickness of the glass slab. थिकनेस मतलब क्या पूछा, आर डी, सेम सवाल सर, डी इज इक्वल टू बोलो आर डी इंटू 1 - 1 बाय म्यू, ये आपकी फॉर्मूला है। बोलो डी की वैल्यू बोलो, 7 इज इक्वल टू बोलो आर डी की वैल्यू बोलो, सर नहीं पता सर, ठीक है, ओके। 1 माइनस बोलो इसकी रेसिप्रोकल 1.5 क्या होती है 3/2, 3/2 की रेसिप्रोकल क्या होगी 2/3, 1 - 2/3 कितनी होती है 1 - 2/3, 3 - 2 1, 1/3, बराबर। तो आर डी इंटू 1/3, अब 3 7 जा करो कितनी होगी आर डी की वैल्यू
21 मिलीमीटर, 21 मिलीमीटर। बट ये अच्छा नहीं लग रहा तो RD आप दे दो सेंटीमीटर में, तो 2.1 सेंटीमीटर। द ग्लास स्लैब इज 2.1 सेंटीमीटर थिक, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। द ग्लास स्लैब इज 2.1 सेंटीमीटर थिक। जो भी है, पोस्टेज स्टैम्प लिखा था तो पोस्टेज स्टैम्प लिखने का, ठीक है, मैंने ऐसे ही लिखा है। आप कुछ भी लिखो, जो आपको वहां पे मेंशन करके दिया है वही लिखो। समझ में आई बात? बैठा आपके दिमाग में अच्छे से, ठीक है। नॉर्मल शिफ्ट, अपेरेंट शिफ्ट, ये सब क्लियर हो गया आपको? किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं। चले प्रिज्म की तरफ, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म देखेंगे, ओके। पार्ट बी, पार्ट बी। ठीक है, देखो इसमें मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा आपको मैं डायरेक्ट सब चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ, आपको याद रखने के लिए बहुत काम आएगी, ठीक है। प्रिज्म क्या होती है? एक 5 साइडेड फिगर होती है, बाउंडेड बाय ग्लास मटेरियल, ठीक है, जिसमें से 3 सरफेसेस रेक्टेंगुलर होती है और 2 सरफेसेस ट्रायंगुलर होती है। 3 कौन सी रेक्टेंगुलर होती है? आजू बाजू और नीचे बेस, बराबर। आजू वाली, बाजू वाली और नीचे बेस वाली, है ना। ये देखना, ऐसा बनाना, ठीक है सर, बनाओ, आप बनाओ, खुद ही बना लो। देखो देखो फील आया? देखो ये वाली रेक्टेंगुलर, ये वाली रेक्टेंगुलर और ये बेस रेक्टेंगुलर, देखा? समझ आई बात? ठीक है, ये आपकी प्रिज्म होती है। प्रिज्म ऐसी कुछ दिखती है, बट हम प्रिज्म जब भी बनाने बोला हमको, तो हम क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? ट्रायंगल, बस बात खत्म, है ना। कोई ज्यादा ऐसा कुछ करने का जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये ट्रायंगल बना लो, सिंपल सा, सादा सीधा सुधा जो भी है, ठीक है। ए, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या कहते हैं बच्चा? एंगल ऑफ प्रिज्म, या तो दूसरा नाम है इसका रिफ्रैक्टिंग एंगल। क्या नाम है? रिफ्रैक्टिंग एंगल। बता चुका हूं मैं आपको ये सारी चीजें, ठीक है, बराबर। और अब मैं बोलता हूं यहां से एक मोनोक्रोमैटिक रे ऑफ लाइट आ रही है। कैसी आ रही है? मोनोक्रोमैटिक रे ऑफ लाइट। What do you understand by the term monochromatic? Single color, single color, single wavelength, single color, single wavelength, ठीक है बच्चा। देखो व्हाइट आएगी तो केस अलग होगी, है ना। व्हाइट आएगी तो आप डिस्पर्शन में चले जाओगे, डिस्पर्शन होगी, फिर उसके बाद में रिफ्रैक्शन वापस से देखोगे, है ना, बेंडिंग देखोगे। क्या मतलब, पहले तो आपकी स्प्लिटिंग देखोगे, फिर डिस्पर्शन देखोगे, फिर बाहर बेंडिंग दिखेगी आपको, तो वो व्हाइट लाइट की केस हो जाएगी। बट हम व्हाइट लाइट को नहीं पढ़ रहे, हम किसको पढ़ रहे हैं? मोनोक्रोमैटिक रे ऑफ लाइट को पढ़ रहे हैं। उसके पढ़ने में क्या होता है? अब देखो इसकी नॉर्मल भी आड़ी बनेगी क्योंकि सरफेस आड़ी रखी हुई है, देखो टेढ़ी है, टेढ़ी टेढ़ी, तो ये भी ऐसी बनेगी, है ना, ठीक है। अब क्या होगा? रे ऑफ लाइट जानी कैसे चाहिए थी बच्चा? सीधी, बट हुआ क्या? बेंड हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल। बेंड कैसी हुई बच्चे? टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो बेंड हो रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल, देखो समझ में आ रही है बात, ठीक है। और एक यहां से रे ऑफ लाइट ले आओ पीछे की तरफ, है ना, देख रहे हो, ले आए पीछे, बराबर। इनको भी ज्वाइन कर सकते हो, आप कर सकते हो सब चीजें, वो मुझे पता है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे बच्चा? रिफ्रैक्टेड रे। और यहाँ पे वापस क्या ड्रॉ किया हमने? नॉर्मल ड्रॉ किया। तो रे ऑफ लाइट बाहर निकलते टाइम पे कैसे बेंड होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। पहले बेंड हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल, वापस बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और इसे हम कह देंगे कौन सी रे? इमरजेंट रे, है ना। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इमरजेंस। इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना, ठीक है, समझा। आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। अब ये देखो, इसको अगर हम ट्रेस बैक करें तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रही है, उसे हम कहते हैं डेल। डेल क्या होता है? एंगल ऑफ डिविएशन। क्या होता है? एंगल ऑफ डिविएशन। अभी देखो कैसा है, मैं इसको ज्यादा डेप्थ में डिस्कस नहीं कर रहा हूं बिकॉज ऑलरेडी पढ़ा चुके एक बार, है ना। आपके लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू द डेरिवेशन ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक है। तो जो आपकी डेल की वैल्यू है, डेल इज इक्वल टू क्या आती है? अगर आपको याद है तो हमने निकाली थी I प्लस ई माइनस ए, ये आपकी फॉर्मूला आती है, ठीक है। I प्लस ई माइनस ए, ये आपकी फॉर्मूला आती है, याद है? हाँ, ये हमने निकाल के दिखाई थी आपको, ठीक है। ये क्वाड्रिलैटरल था, ये 90 डिग्री आई थी, है ना। A प्लस ये वाली वैल्यू ली थी हमने, M वाली वैल्यू, है ना। A प्लस एम वॉज इक्वल टू R1 प्लस R2, ऐसा किया था। R1 प्लस R2 प्लस M वॉज 180 और A प्लस M वॉज 180, तो A का वैल्यू आ रहा था R1 प्लस R2। याद आया ये सब चीजें? हाँ, याद आया कि नहीं आया, है ना। और ये वाली वैल्यू थी डेल 1, ये वाली वैल्यू थी डेल 2, और जो आपकी डेल होती है वो होती है डेल 1 प्लस डेल 2, रिमोट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होती है सम। और डेल 1 की वैल्यू क्या थी?
डेल वन की वैल्यू थी i माइनस आर वन, क्या थी i माइनस आर वन। डेल टू की वैल्यू क्या थी e माइनस आर टू, क्या थी e माइनस आर टू। तो i प्लस ई माइनस ऑफ आर वन प्लस आर टू। वैसे हमने आर वन प्लस आर टू को a सब्सटीट्यूट किया था, तो i प्लस ई माइनस ए। देखो नहीं करते करते पूरा करवा दिया मैंने, ठीक है। ये आपको करवा चुका हूं मैं, थोड़ा बहुत मेमोरी में रहेगा, याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आपके लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मेन बात पे रहते हैं हम, फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, इसे हम कहते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। क्या कहते हैं बच्चा? प्रिज्म फॉर्मूला, समझे? ठीक है। तो इसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स आपको मिनिमम डिविएशन के बेसिस पे। अब मिनिमम डिविएशन की कुछ कंडीशंस होती है, ठीक है, वो कंडीशंस हम देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। कंडीशंस फॉर मिनिमम डिविएशन, उसको हम कहते हैं डेलमिन। क्या कहते हैं बच्चा? डेलमिन। तो डेल इज इक्वल टू डेलमिन कब होता, ऐसा आपको पूछा, तो आपको याद रखना है आई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? ई होना चाहिए, है ना। डेल इज इक्वल टू डेलमिन है ना। कब होगा? व्हेन आई इज इक्वल टू ई होगा, व्हेन आई इज इक्वल टू ई होगा, ये आपको याद रखना है। और जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है दैट passes parallel to the base of the prism, very good, parallel to the base of the prism। सर इसका मतलब क्या हुआ? आप अगर यहां पे ध्यान से देखोगे, ये रे ऑफ लाइट के लिए मैंने इन दोनों के साथ पैरेलल नहीं किया था, देखा आपने? ये पैरेलल वाली साइन नहीं बनाई थी मैंने, अब बना दी, तो मतलब ये कौन सा डिविएशन हो गया? मिनिमम डिविएशन हो गया। समझ में आई बात? ठीक है। और एक चीज होती है, ठीक है, a/2 इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू R2, ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। ये तीसरी चीज होती है, पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, ये तीन कंडीशंस है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। a/2 इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू R2, या आप कह सकते हो a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R, क्योंकि I और E इक्वल है तो दोनों R भी इक्वल होंगे उस केस में, है ना, तभी तो डेल इज इक्वल टू डेलमिन आ रही है। समझा? ये सब चीजें आपको याद रखनी है मिनिमम डिविएशन के लिए। अब इसमें आपका जो डिविएशन वाला चीजें हैं उसको हम अलग से पढ़ते हैं, ठीक है। फॉर्मूला पहले चेंज कर लेते, ठीक है। डेल को क्या किससे रिप्लेस करना है? डेलमिन को। आई और ई को सेम करना है, बराबर, और ए को ए रखना है। आपका फॉर्मूला क्या था? डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, ये आपकी फॉर्मूला थी, याद है आपको? ई की जगह पे क्या लिखूंगा? आई, तो डेल की जगह पे क्या लिखेंगे पहले? डेलमिन। ई की जगह पे आई, तो आई प्लस आई माइनस ए, तो आपका डेलमिन का वैल्यू क्या आ गया? 2i माइनस ए, है ना। डेलमिन का वैल्यू क्या आ गया? 2i माइनस ए। अभी आपको बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि डेलमिन से बड़ा कोई एंगल हो सकता है क्या डिविएशन का? आंसर इज नो, आंसर इज नो, ये आपको दिमाग में रखना है। अगर मैंने बोला द मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन इज 36 डिग्री, ठीक है, इफ ऑन इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ डिविएशन, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस, विल द एंगल ऑफ डिविएशन बी लेस देन दैट, ऐसा आपको पूछा, और ग्रेटर देन दैट, आपको हमेशा आंसर देना इट विल बी ग्रेटर देन दैट। क्यों? क्योंकि डेलमिन आ चुका था, समझा? डेलमिन आ चुका था एक वैल्यू पे। मैंने आपको बोला कि आई जब 48 था तब 36 का डेलमिन बन रहा था। क्या बन रहा था? 36 का डेलमिन बन रहा था। अब मैं बोलता हूँ 48 से मैं उसको 40 कर देता हूँ आई को, तो क्या डेलमिन मतलब डेल का वैल्यू कम होगा या बढ़ेगा, ऐसा आपको पूछा, तो आपका आंसर हमेशा क्या रहेगा? बढ़ेगा। अब उसका रीजन है आपका ग्राफ आपको पढ़ाया था, याद है? ठीक है, आपको एक ग्राफ पढ़ाया था मैंने, डेल वर्सेस आई ग्राफ, ठीक है। हम आ चुके हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल, किस पे आ चुके हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल। ठीक है, इधर हम रखते हैं एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं डेल, डिग्रीज में मेजर हो रहा है। और यहाँ पे हम रखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। पहला फैक्टर पढ़ रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम कहते हैं आई, ठीक है, ओके। तो पहले इनिशियली क्या होता है, जैसे जैसे आई बढ़ता है तो डेल क्या होते जाता है? डिक्रीज होते जाता है। तो यहाँ पे मान लो डेल कुछ डेल था, ठीक है। अब यहाँ पे आके एक उसकी मिनिमम वैल्यू आई, तो इधर आई की वैल्यू कोई बता सकता है किसके इक्वल हुई होगी? ई के, वेरी गुड। फिर इसके बाद में वापस क्या होने लग जाता है? वो बढ़ने लग जाता है, वापस से वो क्या होने लग जाता है? बढ़ने लग जाता है, समझा? अभी आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, एक पर्टिकुलर डेल जो है ना, जैसे इसको डेल 1 बोलता हूं, ये I1 के लिए भी आ सकता है और I2 के लिए भी आ सकता है, देख रहे हो?
बट जो डेल मिन है, जो आपका डेल मिन है वो सिर्फ एक ही बार आएगा, देख रहे हो क्या? जो डेल मिन है वो सिर्फ एक ही बार आ रहा है, समझ में आई बात? ठीक है, क्लियर हुआ? डेल मिन विल ओनली कम वंस व्हेन आई और ई बिकम्स सेम, व्हेन आई और ई दोनों का दोनों चीजें बिकम्स सेम। बैठा आपके दिमाग में, आया ना? बोलो, समझ में आई बात? जब आई और ई सेम हो जाएगा तभी ही सिर्फ डेल और डेल मिन सेम हो सकता है, वरना हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, और एक डेल की वैल्यू दो आई पे आ सकती है, मतलब आपकी ये फॉर्मूला भी बन सकती है, डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए, ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और ये ग्राफिकली यूज करने आता है, बहुत बार इसके ऊपर सवाल आते हैं, तो हमारे जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में इसके करवाऊंगा तब उसमें हम देखेंगे, ऐसे टाइप के सवाल भी देखेंगे जिसमें आपको बोला रहेगा इसकी कुछ वैल्यू दे रखी है, इसकी नहीं दे रखी है, और इसकी कुछ वैल्यू दे रखी है, और आपको बोला रहेगा इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म है, इक्विलैटरल प्रिज्म की ए कितनी होगी? 60, एकदम सिंपल सी बात है वैसा। तो वो सब पढ़ के आपको समझ में आएगा क्या क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखना है, समझा? बट आपको एक मैंने ओवरव्यू दे दिया है कि पहला ओवरव्यू में आपका क्या था, फैक्टर अफेक्टिंग डेल का एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो ये वाला 36 है, कितना है बेटा? 36, और ये वाला 30 है, और ये वाला 42 है, ऐसा मैं बोल देता हूँ रैंडम। तो अगर आप देखो 36 पे ही सिर्फ डेल मिन आ रहा है, 30 पे कितना आ रहा है? डेल 1 आ रहा है, 42 पे भी कितना आ रहा है? डेल 1 आ रहा है, और दोनों में ये जो डेल 1 है ग्रेटर देन डेल मिन ही है ना? तो डेल मिन से बड़ा कुछ हो सकता है क्या? अच्छा, छोटा कुछ हो सकता है क्या? डेल मिन से छोटा कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप i इज इक्वल टू ई को छोड़ के कोई भी और एंगल ले लो, कोई भी और एंगल ले लो, हमेशा डेल की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब पहले घट रही है धीरे धीरे, फिर वापस बढ़ रही है, मतलब बट आप इस पॉइंट को छोड़ के किधर भी देखो बढ़ ही रही है ना। इस पॉइंट को छोड़ के आई की वैल्यू कितनी भी चेंज कर दो, 36 को छोड़ के कुछ भी कर दो, तो आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है। 36 एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, ऐसा मत समझना कि 36 ही होता है, समझा? एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, समझे? ठीक है, ओके, क्लियर हुआ? ये पहला फैक्टर था, फर्स्ट फैक्टर आपका हो गया। सेकेंड फैक्टर इज एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। ए पे कैसे डिपेंड करती है, क्या लगता है? ए बढ़ता है तो डेल क्या होती है? कम होती है। आपको ऐसा लग रहा है फॉर्मूला के हिसाब से, अगर देखो ना, डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, है ना? फॉर्मूला के हिसाब से आपको लग रहा है कि अरे ए बढ़ गई तो ये वैल्यू में से तो ये घट जाएगी, ए बढ़ रही है तो डेल की वैल्यू क्या होने वाली है बच्चे? कम होने वाली है। ये हमको समझ में आ रहा है ना? एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। देखो, एंगल ऑफ प्रिज्म ए की बात कर रहे हैं, बट एक्चुअल में क्या होता है? ए जितनी बढ़ती है डेल उतनी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। तो मोर ए मोर डेल, मोर डेल, समझा? क्यों ऐसा? रीजन आपकी बुक में कुछ लिखा ही नहीं है, बट मैं आपको बताता हूं। जब एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ जाए तो आई प्लस ई की वैल्यू जो होती है ना, वो एक्सीडिंगली बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ए से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, समझा? आई प्लस ई की वैल्यू ए से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू को बहुत ज्यादा लेवल पे सरपास कर जाती है, तो इसलिए डिविएशन भी बहुत बड़ी मिलती है, बहुत बड़ा एंगल पे बहुत बड़ी डिविएशन मिलती है। समझा आपको ये बात? ठीक है, आप ट्राई करके देख लो, दो अलग अलग प्रिज्म ले लो, एक बहुत मोटा वाला एंगल ले लो, एक छोटा वाला एंगल ले लो, ठीक है? आपको समझ में आ जाएगा क्या सीन है पूरा, समझे? ठीक है, तीसरा फैक्टर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छा, म्यू ज्यादा तो बेंडिंग ऑफ लाइट ज्यादा, बराबर कि नहीं? बेंडिंग ऑफ लाइट ज्यादा ना, अब बेंडिंग ऑफ लाइट ज्यादा तो डिविएशन भी ज्यादा, सिंपल सी बात है। ठीक है, आपको पढ़ा चुके पहले से, म्यू ज्यादा, बेंडिंग ऑफ लाइट ज्यादा तो डिविएशन भी ज्यादा, है ना? ठीक है, चौथा वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। क्या बोला? वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ या कलर, वेवलेंथ के साथ में कलर आ जाता है, ठीक है बच्चे? वेवलेंथ और कलर ऑफ लाइट यूज्ड, ठीक है बच्चा? तो कलर ऑफ लाइट यूज्ड इस पे भी डिपेंड करती है। अब कैसे डिपेंड करती है मेरे को बता? लैम्डा की वैल्यू अगर बड़ी होगी तो बड़ी चीज को बेंड करना डिफिकल्ट है ना। मैं तेरे को एक लंबी सी स्केल दे देता हूं जो इस रूम के एंड से उस रूम के एंड तक जाती है, इस रूम के एंड से इसी रूम के एंड तक जाती है, उसको बेंड करने बोलते हो। और ये छोटी सी चीज को बेंड करने बोलते हो। किसको इजीली बेंड कर सकते हो? जिसकी वेवलेंथ छोटी है, जिसकी वेवलेंथ कैसी है? छोटी है। छोटी वेवलेंथ वाली चीज इजीली बेंड हो जाती है, समझा? तो लैम्डा अगर बड़ा होगा तो डिविएशन क्या होगी? डिविएशन कम होगी। तो इनवर्स डिपेंडेंसी दिख रही है ना? ये मोर है तो ये कैसी है? ये लेस है। देखा आपने, समझ में आई बात? ठीक है, तो ग्रेटर द एंगल ऑफ ग्रेटर द वेवलेंथ लेसर इज द एंगल ऑफ डिविएशन। समझ में आई बात?
ठीक है, ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ऑफ कोर्स आप अगर प्रिज्म को हीट कर लो, प्रिज्म की टेम्परेचर बढ़ा दो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डिक्रीज हो गई तो प्रिज्म की डिविएशन क्या हो जाएगी, उसी प्रिज्म से सेम लाइट के लिए डिविएशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो गई। ऐसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि अरे प्रिज्म को हीट कर लिया, उसके बाद में ले आया, टेम्परेचर उसकी ये से ये कर दी, तो क्या इफेक्ट होगा, होगा इफेक्ट, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगी। समझा? अच्छा, एक और इसमें होती है एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं मिस कर गया, आई थिंक क्या थी वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड हो गई, चलो कलर हो गया, सब लिख दिया हमने। हाँ, डेलमिन की बात की थी मैंने, डेलमिन आपको बता दिया, ठीक है। डेलमिन से छोटा कोई वैल्यू हो सकता है? नहीं हो सकता, हमेशा से ये याद रखना है आपको। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, दो टाइप के ग्लास होते हैं आपके जिनसे ये बनती है, फ्लिंट ग्लास और क्राउन ग्लास। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो आपको याद रखना फ्लिंट की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्राउन ग्लास से ज्यादा है ना, तो डिविएशन किस में ज्यादा आएगी, फ्लिंट में ज्यादा आएगी। ठीक है, दो टाइप के ग्लासेस है जिनसे प्रिज्म बनाई जाती है, फ्लिंट ग्लास से और क्राउन ग्लास से। ओके मैंने आपको बोला था ना एफ इज सी से बड़ा, ठीक है। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है अप्रोक्सीमेटली 1.62, इसकी होती है 1.53, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है ये सब, ठीक है। 1.52 समथिंग होती है, बट 53 ले लेते हैं हम, और इसको 1.62 ले लेते हैं। आपको याद रखने का तरीका भी बताया था, एक 1.6 है, एक 1.5 है, ठीक है। टोटल सारे नंबर का 9 होना चाहिए था, मैंने ये बोला था। तो 1 + 6 + कितना होगा, तो 9 होगा, 2। 1 + 5 + कितना होगा, तो 9 होगा, 3। तो 1.53 1.62 याद रख सकते हो ये चीज़। 1.62 वाली में ज़्यादा बेंडिंग होगी, तो ऑफकोर्स डिविएशन भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। समझ में आया? ठीक है। अब आपके जो सवाल है वो सिर्फ ये फॉर्मूला पे दिए गए हैं, ये वाले फॉर्मूला पे, डेलमिन = 2i - a। आप सवाल देख सकते हो, अविशी जी फटाफट सवाल करवा दो। पार्ट बी में पढ़ो फटाफट, बोलो, जोर से पढ़ना, थोड़ा एकदम जोर से। पार्ट बी न्यूमेरिकल्स, पार्ट सी, पार्ट डी पे आ गई बच्ची तू। पार्ट बी आगे, पार्ट बी है। चलो पीछे ये पार्ट, यस न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल है, पढ़ो जोर से एकदम। A ray of light incident at an angle of incidence 48 degree on a prism of refracting angle 60 degree. आई कितना है बेटा, 48 डिग्री, और रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना है, 60 डिग्री। मतलब ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 60 डिग्री, ठीक है। ये मेरा ए है। Minimum deviation, calculate the angle of minimum deviation. डेलमिन निकालने बोला आपको, सर फॉर्मूला है सिंपल यार, आप ये सब क्यों करवाते हैं, हमको समझ नहीं आता, इतने स्मार्ट हो आप, है ना। 2i - a, बोलो 2 × 30, 2 × 48 -60, है ना, बराबर। तो 96 - 60, बोलो कितनी आ गई, 36। ये आ गई डेलमिन की वैल्यू, है ना। ठीक है, अगला वाला पढ़ो फटाफट, ये फर्स्ट वाली थी। What should be the angle of incidence for a ray of light which suffers minimum deviation of 36 degree through an equilateral? इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म, अभी जस्ट बोला एंगल इज 60। अरे सर सेम केस ना, आई डेल और ये कब होगा, 48 पे ही होगा ना। सर करके दिखा दो यार प्लीज़, हम तो बैल लोग हैं, हमको नहीं समझ में आता है सब। ठीक है, कर लेते सर, चलो कोई बात नहीं। डेलमिन = 2i - a, बराबर। तो डेलमिन + a कर ले सीधा, 96 = 2i, तो i = 48, बराबर बचा। ठीक है, 2 से डिवाइड कर लो 96 को, सेम केस हो गया एकदम, समझ आई बात। ठीक है, अब इसके बाद वाली जो वीडियो है जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूरा कवर किया गया है, ठीक है, वो मैं आपको इसके साथ में ही शेयर कर देता हूँ। ठीक है, उसमें मैंने पूरा पढ़ाया गया, आप वो एक बार वापस रेफर कर लेना, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आज आपका मैंने 1 शॉट में पूरा पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी रिवाइज कर दिया है रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सर्फेसिस का। ठीक है, ओके, आई होप सबको समझ में आया अच्छे से, क्लियर। याद रखना जो जो चीजें बताई भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट नहीं होती है। चलो बाय बाय।